फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूनिट 3, चैप्टर नंबर 2, एम्प्लॉय बेनिफिट। इंटरनल एग्जाम के लिए सबसे आईएमपी चैप्टर इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू एंड शॉर्ट सम। ये चैप्टर से मैक्सिमम एमसीक्यू पूछाने के चांसेस है, ध्यान देना, बड़ा चैप्टर है। सबसे पहला आता है एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट इज डिस्क्राइब्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। ध्यान देना, the revised accounting standard 15, that is employee benefit, generally deal with all form of employee benefit and all form of consideration given by enterprise business in exchange for the service rendered by employee other than stock compensation। क्लियर? यानी एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब वही होता है कि एंटरप्राइज की तरफ से जो आपके वहां पे काम कर रहे एम्प्लॉय, तो उनको बदले में स्टॉक कंपेंसेशन के अलावा कौन से बेनिफिट दिए जाते। क्लियर? द स्टैंडर्ड एड्रेस ओनली ऑन द अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट बाय एम्प्लॉयर। तो ये स्टैंडर्ड फक्त और फक्त रिवाइज्ड हुआ है 2005 में, तो उसके बाद से एक ही चीज है, this standard address only and only on the accounting of employee benefit by employer. The standard make 4 things very clear. Number 1, this standard is applicable to the benefit provided to all type of employee. All type means चाहे आपके full time employee हो, के part time employee हो, के casual employee हो। क्लियर? सबके लिए applicable है। Number 2, बेनिफिट कैन बी पेड इन कैश और आइदर इन काइंड। किसी में भी बेनिफिट पेड किया जाता है, चलेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब उसकी वाइफ है, या तो हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। क्लियर? उसके बच्चे हैं एंड अदर का मतलब अगर माँ बाप उस पर डिपेंडेंट है तो। And point number 4, payment can be made directly to employee, their dependent or to any other party जैसे इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड सिंपल लॉजिक इतना ही बताता है कि पूरा के पूरा एम्प्लॉय के ऊपर डील करता है कि एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉय को किस प्रकार बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो देखो, देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड। तो एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड नंबर 1, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। शॉर्ट टर्म का मतलब जैसे मजूर हो तो मजूरी, वेजिस, सैलरी, एनुअल लीव, छुट्टी मिलती है ना, सीक लीव बोलते हैं जिसको, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस एक्सेट्रा। अब शॉर्ट टर्म इसके लिए बोला गया बिकॉज दिस टाइप ऑफ बेनिफिट is payable within 12 months of the year and non monetary benefit from current employee। नॉन मॉनेटरी का मतलब कि भाई मकान दिया रहने के लिए, आने जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड करी, या बस सुविधा प्रोवाइड करी, खाने के लिए, सब नॉन मॉनेटरी में आता है। अब इस पे क्या क्या पढ़ना है? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद, जैसे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुइटी, पेंशन। मगर याद रखना 2013 के बाद गवर्नमेंट ने पेंशन वो करवा दी है, इसका फंड अलग होता है, प्रोविडेंट फंड। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर के, रिटायरमेंट के बाद उसकी देख रेख, दवाई का खर्चा है, सो ऑन, मेडिक्लेम के तौर पे। ये हुआ पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे लॉन्ग सर्विस लीव, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल हो गया तो। बोनस नॉट ओनली प्लेएबल विद इन द 12 मंथ। कितनी बार होता है ना कि बोनस 1 साल 2-3 साल का साथ में देते, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। एंड लास्ट वन इज टर्मिनेशन बेनिफिट, जिसको बोलते हैं वीआरएस पेमेंट। निकालते वक्त जो कुछ बाकी कुछ होता है वो दे देना। सो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 ले डाउन रिकॉग्निशन, यानी रिकॉग्नाइज कैसे करना है, एंड मेजरमेंट, उसको मेजर कैसे करना है, एंड डिस्क्लोजर, उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, फॉर ऑल 4 टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। कौन से 4 देखे? शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म एंड टर्मिनेशन। क्लियर? एप्लीकेबल किस पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एप्लीकेबल होता है? तो ऑलरेडी अब तो पढ़ा, फुल टाइम हो कि पार्ट टाइम हो कि कैजुअल हो। तो देखो क्या बताया,
Accounting standard is made applicable to different type of non-corporate entities under level 1 entity in its entirely and other than level 1. यानी देखो level 1, अब level 1 में सब क्या है तो अपने डिटेल में पढ़ेंगे. तो number 1, if average, not number, if average number of person employed during the year is 50 or more, अगर आपके एवरेज एम्प्लॉई साल के अंदर 50 से ज्यादा है, 50 या उससे ज्यादा है, तो दिस स्टैंडर्ड इज applicable to such enterprise except the provision relating to recognition and measurement of short-term accumulating compensated absence in respect of which employee are not entitled for cash payment for unused leave at the time of leaving service. यानी क्या बताया, आपके एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50 या उससे ज्यादा होते तो उस पे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट, मगर किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अगर कोई कंपेंसेटेड लीव दी जाती है, यानी जैसे एग्जांपल अगर आपने लीव नहीं ली साल दरमियान तो उसका पैसा आपको कैश में मिलने वाला नहीं है, तो उसके अंदर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि सीधा कंडीशन में ही लिखा हुआ है. नंबर 2, discounting the amount payable after 12 months of balance sheet as regard as defined contribution plan and termination benefit. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, टर्मिनेशन प्लान क्या है, तो उसके ऊपर भी ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड नंबर 3, recognition, measurement and disclosure principle in respect of defined benefit plan, जैसे defined contribution plan है, defined benefit plan है. However, such enterprise should provide and disclose the liability in respect of defined benefit plan. क्यों इसमें नहीं आएगा, तो सीधा बता दिया देखो एक्सप्लेनेशन की ये चीज स्पेसिफिक अलग से डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर बताई जाएगी. क्लियर? इसका मतलब जो कंपनी 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय को रखती है तो उनपे ये सिस्टम लागू पड़ता है. क्लियर? इफ एवरेज नंबर ऑफ पर्सन employed during the year is less than 50, मगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर 50 से कम है तो such entity, such business can determine and provide the liability and expense as regard defined benefit plan and long-term employee benefit by assuming the such benefit are payable to all employee एट द एंड ऑफ द ईयर. यानी अगर 50 से कम है तो अगर उस प्रकार जो लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस होते हैं तो वो उनको डिफाइंड बेनिफिट प्लान के हिसाब से या तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के हिसाब से एज्यूम करके एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उनको पे कर देना पड़ेगा. क्लियर? यानी अगर इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा तो ऐसा बताया है कि क्या होगा कि तुम डिफाइंड बेनिफिट प्लान में डाल सकते हो, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में ही पढ़ा था. क्लियर? Now comes what are employee benefit. एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, अगेन एक चीज बार बार रिपीट होगी, कुछ नया नहीं है, समझने की बात है. एम्प्लॉय बेनिफिट आर ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न given by enterprise directly to the employee or their spouse or their children or dependent to others such as trust, insurance company in exchange of service rendered by employee. सिंपल लैंग्वेज में एम्प्लॉयर ने जो सर्विस दी है एम्प्लॉई ने, उसके बदले में जो भी दिए जाएगा कंसीडरेशन, चाहे उसको, उसकी फैमिली को, उसके डिपेंडेंट्स को, ट्रस्ट को, कोई को भी हो, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट. वेदर an enterprise is required to provide for employee benefit arising from informal practice. अब देखो ध्यान देना, इनफॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, इनफॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, इस पे खास ध्यान देना. तो क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रैक्टिस एस्टैब्लिश्ड बाय एन एम्प्लॉयर as that of consistent benefit granted either as a part of negotiation or otherwise clearly established a pattern, it could be concluded that a liability exists and those benefits should be included in benefit obligation. समझ में आया? अब सवाल आया यहाँ पे एम्प्लॉय किसको बोलेंगे, तो आगे भी डेफिनेशन में पढ़ा, शॉर्ट में ही सब कुछ बता दिया था आगे. फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड एम्प्लॉय इंक्लूड होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजमेंट पर्सनल,
This standard is applicable to all form of employer-employee relationship. There is no require for formal employer-employee relationship. Several factors need to be considered to determine the nature of relationship. Clear? देखो ध्यान देना, बहुत मस्त चीज बताई. Generally, outsourcing contract may not meet the definition of employer-employee relationship. समझ में आया? However, such contract need to be carefully examined to be distinguished between contract of service and contract for service. ध्यान देना, दोनों दो चीज अलग है. तो वही बताया कि जनरली जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर नहीं आते, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अराइज नहीं होता. इसके लिए बताया, क्या बताया, तो पहले देखते कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दोनों दो के बीच में थियरी समझते वो है क्या. A contract for service imply a contract for rendering service. For example, professional or technical service which is subjected to limited direction and control. बराबर, जो प्रोफेशनल सर्विस होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. And contract of service imply a relationship of employer and employee. Here the person has to obey order for the work to be performed and its mode and matter of performance. तो ध्यान देना, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, वही एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर स्पेसिफाई किए जाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब हर प्रकार के लोग आते हैं. क्लियर? नाउ कम टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एंड ओवरव्यू ऑफ देयर अकाउंटिंग. तो नंबर 1, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू 4 टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट. नंबर 1, शॉर्ट टर्म, जो हमने पढ़ा था कि जो 12 महीने में पे किए जाते हैं, जैसे सेजीज, सैलरीज, पेड लीव, सीक लीव, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस. फिर नॉन मॉनेटरी बढ़ेगा मेडिकल केयर, हाउसिंग, कार, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज. इसकी अकाउंटिंग व्यू क्या आएगी? वेयर एन एम्प्लॉइज रेंडर सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ दिस बेनिफिट बाय डेबिटिंग टू एक्सपेंस. हम सीधा के सीधा रेगुलर है तो एक्सपेंस बोलेंगे, डेबिट करेंगे पीएनएल में. सेकंड वन इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी जो रिटायरमेंट के बाद होती है. क्लियर? जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस. तो सच बेनिफिट में भी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ये हमको डिटेल में पढ़ना है आगे, मैंने आगे भी बताया था. और डिफाइंड बेनिफिट प्लान इफ कवर्ड बाय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. अगर ध्यान देना, अगर तुमने इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में प्लान डाला है तो कंट्रीब्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस. कंट्रीब्यूशन को क्या समझा जाएगा? एक्सपेंस. कंट्रीब्यूशन ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी. क्या है ये? लायबिलिटी. एंड एक्सेस पेड, अगर तुमने ज्यादा पे कर दिया तो उसको बोला जाएगा असेट. ये चीज पे याद रखना, एमसीक्यू बनेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में. तीसरा आता है अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉन्ग सर्विस लीव, डिसेबिलिटी लीव जो 12 महीने से बड़ी है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग बोनस एंड सो ऑन. तो इसकी इफेक्ट क्या होगी? लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अंडर द प्लान इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन. ये भी तुम पढ़ोगे डिटेल में. एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट देखा, कंट्रीब्यूशन प्लान देखा, फिर दूसरा आता है एक्चुअल वैल्यूएशन. And it is recognized as expense and defined benefit liability in the balance sheet. याद रखना, वो सिर्फ एक्सपेंस था शॉर्ट टर्म. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, अगर कंट्रीब्यूशन प्लान में तो एक्सपेंस है तो उसको लायबिलिटी बोला जाएगा, अगर एक्सेस पेड होता है तो उसको असेट बोला जाएगा. अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो ये कंट्रीब्यूशन प्लान में जाएगा, इसको एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से किया जाएगा, ये भी एक्सपेंस और लायबिलिटी में आएगा. टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी हमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली पर वो नहीं हुई उम्र के पहले, तो टर्मिनेशन बेनिफिट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली. तात्कालिक उसको एक्सपेंस के तौर पे बता दिया जाएगा. क्लियर? अब देखो क्या बताता है एम्प्लॉय बेनिफिट पेएबल ड्यूरिंग सर्विस में. कौन सा आता है? शॉर्ट टर्म भी आता है जो 12 महीने से कम है, लॉन्ग टर्म भी आता है जो 12 महीने से बड़ा है, जैसे डिसेबिलिटी में जो अपने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखा, बोनस देखा. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब रिटायरमेंट के बाद में क्या आता है? तो देखो ग्रेच्युटी, पेंशन, टर्मिनेशन बेनिफिट बाय एम्प्लॉय. क्लियर? ये सब चीज हमने पढ़ी है. अब उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यू करेंगे मगर नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है.